गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। शिवराज, जितेंद्र, खुशबू, पूर्ति, राहुल कुमार सैनी, चलिए सभी को गुड इवनिंग। अच्छा, सो सैड ओल्ड ईयर, कोई बात नहीं, वो तो हर साल जाएगी, हर साल आएगी है, इसका हर साल का काम ही ये है। चलिए स्टूडेंट्स, गौरव गुड इवनिंग। स्टूडेंट, जैसा लास्ट वाली क्लास में जिस सब्जी के बारे में हमने बात की थी वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था। मिर्च के बारे में हमने पढ़ा। 3 सब्जी अभी तक हमारी कंप्लीट हो गई, टमाटर, बैंगन और मिर्च। आज जिस सब्जी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो है आलू। और आलू काफी इंपोर्टेंट है, बहुत सारे प्रश्न में आते हैं। दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा उपयोग हम जिस सब्जी का करते हैं वो सब्जी भी आलू ही है, तो इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट हैं आलू के बारे में जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए, प्रियंका मेरा गुड इवनिंग। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो अपना टॉपिक है आलू। आलू, और आलू को हम क्या कहते हैं? पोटैटो। आलू को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? पोटैटो कहा जाता है। चलिए, इससे संबंधित मैं 2 चीज आपको बता दूं। पोटैटो तो हम आलू को कहते हैं, ठीक है, लेकिन 2 ऐसे वर्ड आते हैं जिनसे बारे में आप अनभिज्ञ हो। एक तो आता है आपको पोमैटो, पोमैटो, और एक आता है आपका ब्रोमेटो। इंपोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, और ये 2 हम पढ़ते ही हैं जनरली। 2 कौन से पढ़ते हैं हम? एक तो हम पढ़ते हैं टोमेटो, टोमेटो, और दूसरा हम कौन सा पढ़ते हैं? पोटैटो, पोटैटो। जनरली अगर हम बात करें कि ये चारों होते क्या हैं, नाम तो लगभग सेम है सभी के, पोटैटो, टोमेटो, पोमेटो और ब्रोमेटो। जनरली देख लेते हैं सभी के बारे में, तो इंपोर्टेंट चीजें हैं जो आपको जानना भी जरूरी है। सबसे पहले अगर मैं पोटैटो की बात करूं तो पोटैटो तो मैंने क्लियर बताई दी आपको अभी जस्ट। पोटैटो क्या है? पोटैटो तो हो गया आलू। अगर मैं टोमेटो की बात करूं तो आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से, टोमेटो क्या हो गया? टमाटर हो गया। बचा क्या? 2 बचे हमारे। एक बचा हमारा पोमेटो, पोमेटो। अब पोमेटो में ये क्या है? पोटैटो प्लस टोमेटो, यानी हम कह सकते हैं आलू प्लस टमाटर। आलू प्लस टमाटर को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाएगा पोमेटो। वहीं अगर मैं बात करूं आलू बैंगन, आलू प्लस बैंगन, इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा ब्रोमेटो। अब पोमेटो ब्रोमेटो होते क्या है ये तो हमें पता चल गया, लेकिन थोड़ा सा समझ लो। जैसे मान लो ये कोई आलू का प्लांट है, ये आलू का पादप है, ठीक है, ये आलू का पादप है। नीचे क्या है? मिट्टी के अंदर इसकी जड़ है, और जो इसकी जड़ होती है उनमें तो क्या लगे होते हैं? उनमें तो लगे होते हैं आलू। जड़ों में क्या होते हैं? ऐसे आलू होते हैं, आलू के गुच्छे होते हैं जड़ों में, ठीक है। ये क्या है? ये मान लो आलू हैं, इस तरह से जड़ों में तो क्या लगे होंगे? आलू लगे होंगे। ऐसे मान लो ये आलू हैं किसी भी पादप में, और जो ऊपर हैं, ऊपर क्या लगे हुए हैं? ऊपर मान लो लगे हुए हैं टमाटर। क्या लगे हुए हैं? ऊपर अगर टमाटर लगे हुए हैं, तो जब किसी पादप में ऊपर तो क्या हो? ऊपर तो हो टमाटर, ध्यान रखना काफी इंपोर्टेंट है। ऊपर क्या हो? टमाटर, और नीचे वाले भाग में क्या हो? नीचे वाले भाग में हो आलू। यानी जब एक ही पौधे में, ध्यान रखना काफी इंपोर्टेंट है, जब एक ही पौधे में क्या लगते हैं? आलू और टमाटर लगते हैं, तो उस पौधे को क्या कहा जाता है? उस पौधे को हम कहते हैं पोमेटो। क्या कहा जाएगा? पोमेटो। काफी इंपोर्टेंट है। जब किसी पौधे में एक साथ क्या लगेंगे? आलू और टमाटर, तब उसको हम क्या कहेंगे? पोमेटो कहेंगे। ऐसे ही नीचे आलू हो, ऊपर क्या हो? बैंगन। नीचे क्या हो? आलू, ऊपर क्या हो? बैंगन। तो नीचे आलू ऊपर बैंगन, तब वो क्या कहलाएगा? तब वो कहलाएगा ब्रोमेटो। तो चारों चीजें आपकी कंप्लीट हो गई। पोटैटो क्या हो गया? आलू। टमेटो क्या हो गया? टमाटर। पोमेटो क्या हो गया? आलू प्लस टमाटर। ब्रोमेटो क्या हो गया? आलू प्लस बैंगन। ठीक है, तो ये चारों चीजें हमारी यहां पर बेसिक रूप से कंप्लीट हुई। अब हम सीधे बात करते हैं यहां पोटैटो के बारे में। प्रिया कन्वर, बायोलॉजी की क्लास नहीं है,
बायोलॉजी की क्लास तुम्हारी 2 तारीख के बाद होगी, अभी वो सर छुट्टी पे, ठीक है। चलिए वसुंधरा, गुड इवनिंग। अब आलू के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिक कुछ चीजें जान लेते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं वैज्ञानिक नाम की बात करूं, आलू का वैज्ञानिक नाम, तो आप लोग ध्यान रख सकते हो, आपको पता भी होगा, एग्जाम में पूछा भी जाएगा। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? सोलेनम ट्यूबरोसम हो गया। वहीं अगर मैं बात करूं आलू का कुल, अब कुल आपको बेसिकली पता ही है, मैंने आपको बताया था, आलू, बैंगन, मिर्च और टमाटर, चारों का कुल कौन सा है? तो चारों का कुल है आपका सोलेनेसी। चारों का कुल कौन सा है? तो कुल हो गया हमारा सोलेनेसी। नेक्स्ट में अगर बात करूं आलू की उत्पत्ति कहां से हुई है, बेसिक चीजों में उत्पत्ति, तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? बेसिकली आप लोग ध्यान रखना, हम कह सकते हैं मैक्सिको, मैक्सिको। वैसे मैक्सिको मध्य अमेरिका को कहा जाता है, लेकिन हम इसको क्या कह सकते हैं? पेरू, पेरू, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? दक्षिणी अमेरिका। मध्य अमेरिका ना कहकर कई बार इसको क्या कहा जाता है? दक्षिणी अमेरिका कहा जाता है। यानी आलू की उत्पत्ति के संदर्भ में अगर हम कथनों की बात करें तो हम कहां से मान सकते हैं? मैक्सिको या पेरू से इसकी उत्पत्ति मान सकते हैं, हम दक्षिणी अमेरिका से भी इसकी उत्पत्ति मान सकते हैं। इसके बाद में मैं अगर बात करूं, नेक्स्ट उत्पत्ति हो गई हमारी, उसके बाद प्रश्न आता है हमें गुणसूत्र। गुणसूत्र, अगर मैं गुणसूत्र की बात करूं तो इसके अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 2n बराबर 48। आलू में गुणसूत्र कितने होंगे? तो 2n बराबर 48 गुणसूत्र पाए जाएंगे। नेक्स्ट में अगर बात करें इसका फल प्रकार कौन सा है? फल प्रकार, अगर हम फल प्रकार की बात करें तो क्या होगा? सरस या बेरी। फल प्रकार क्या है? सरस या बेरी होता है। और इंपोर्टेंट चीज ये है कि जो आलू का फल है वो क्या है? आलू तने का रूपांतरण, क्या है? तने का रूपांतरण है, तने का रूपांतरण है। जनरली में प्रश्न भी पूछा जाता है कि आलू सामान्यतः होता है, मैं प्रश्न कैसे आएगा? आलू सामान्यतः होता है, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा? आलू सामान्यतः तने का रूपांतरण होता है। जो तना है, तने का रूपांतरण क्या है? आलू है। और तने का रूपांतरण है, और तना क्या होता है? भोजन ग्रहण करके फूल जाता है। जब भोजन ग्रहण करके तना फूलेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? कंद। क्या कहेंगे? कंद। और कंद कहेंगे तो हम कह सकते हैं कि आलू क्या है? आलू तना कंद है। आलू क्या होता है? आलू तना कंद होता है। जनरली हम क्या कह सकते हैं? जनरली हम कह सकते हैं कि आलू क्या है? आलू एक तना कंद है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम और भी चीजों की बात करें आलू के संदर्भ में, जनरली अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आलू की शुरुआत भारत में कब हुई? आलू की शुरुआत, हमारे देश में पहले से आलू नहीं था। आलू की शुरुआत कब से हुई? वर्ष 1675 से, 1675 ईस्वी। आलू भारत में कब से उगाया जा रहा है? तो ध्यान रखना 1675 ईस्वी से भारत में क्या हुआ? आलू उत्पादन की शुरुआत हुई। अंग्रेज जब आए अपने साथ में तब आलू को लेकर के आए शुरुआत में। वैसे ही माना गया है कि जो पुर्तगाली आए थे अंग्रेजों से पहले, पुर्तगाली हमारे यहाँ पर मसाले, आलू, मूंगफली ऐसी फसलों को अपने साथ में लेकर के आए। तो अगर हम बात करें आलू की शुरुआत तो हमें पता है कब हुई? 1675 में हुई। एक में प्रश्न पूछा जाता है CPRI, किससे पूछा जाता है? CPRI। और CPRI का पूरा नाम क्या है? तो आप लोग नोट कर सकते हो, इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होगा? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। क्या कहेंगे? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, या फिर हम क्या कहेंगे? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। और अगर हम सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये कहां पर स्थित है? ये ध्यान रखना, ये स्थित है कुफरी। कहां स्थित है? कुफरी, शिमला, हिमाचल प्रदेश। कहां स्थित है? कुफरी, शिमला, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में। और आप लोगों से प्रश्न भी पूछा जाता है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो कहां स्थित है? ये कुफरी, शिमला, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हम लोग जब आलू की वैरायटी पढ़ते हैं, आलू की जब किस्म पढ़ते हैं तो हम किस्मों में क्या पढ़ते हैं? हम किस्मों में पढ़ते हैं कुफरी। आलू की जितनी किस्म है सभी के आगे क्या लगा हुआ है? कुफरी लगा हुआ है।
कुफरी क्या है? कुफरी उस जगह का नाम है जहां केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है, CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च। कहां? कुफरी, शिमला, हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। ठीक है, इसके बाद कुछ और भी चीजों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो और भी कुछ इंपोर्टेंट चीज हैं आलू से संबंधित जो हमें पूछी जाती हैं एग्जाम में। जितेंद्र सर आज यूट्यूब पर क्लास होगी क्या? नहीं, यूट्यूब पर अभी कोई क्लास नहीं है। प्रिया सर आप यूट्यूब पर क्लास क्यों नहीं लेते हो? तुम लोगों ने तो कोर्स ले रखा है, यूट्यूब पर क्लास से क्या करोगे? हमें भी कमा लेने दो थोड़ा सा कुछ। ऊपरी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आगे और भी हमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जर्नली में अगर बात करूं आलू की, तो आलू को हम क्या कहते हैं? आलू को हम कहते हैं गरीबों की सब्जी। क्या कहा जाता है आलू को? गरीबों की सब्जी कहा जाता है। आलू क्या है? आलू गरीबों की सब्जी है। नेक्स्ट में अगर बात करूं तो आलू को हम क्या कहते हैं? आलू को कहा जाता है सब्जियों का राजा। क्या कहा जाता है? सब्जियों का राजा। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है विच क्रॉप इज कॉल्ड ऑफ किंग ऑफ वेजिटेबल्स, यानी सब्जियों का राजा किसे कहा जाता है? अगर हम सब्जियों की राजा की बात करें तो कौन है? आलू है। अगर हम बात करें गरीबों की सब्जी कौन सी है तो कौन सी है? वो आलू है। आगे अगर मैं बात करूं भारत में सर्वाधिक उत्पादित सब्जी, भारत में सर्वाधिक उत्पादन या सर्वाधिक उत्पादित सब्जी कौन सी है? सर्वाधिक उत्पादित सब्जी तो वो कौन सी है? वो भी आलू है। अगर हमें कभी प्रश्न पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सी सब्जी का होता है, तो भारत में सबसे ज्यादा जो उत्पादित सब्जी होगी वो कौन सी है? वो आलू है। नेक्स्ट में अगर बात हुई, ये क्या है? ये प्रथम ट्रांसजेनिक सब्जी है। क्या है? प्रथम ट्रांसजेनिक सब्जी। अब प्रथम ट्रांसजेनिक सब्जी का मतलब क्या हुआ? प्रथम ट्रांसजेनिक सब्जी का मतलब हुआ प्रथम आनुवांशिक रूपांतरित सब्जी। क्या है? आनुवांशिक रूपांतरित सब्जी। प्रथम आनुवांशिक रूपांतरित सब्जी। मैंने कई चीजें आपको बताई हैं। आनुवांशिक रूपांतरित का मतलब क्या होता है? जनरली मैं आपको बता दूं, आनुवांशिक रूपांतरित का मतलब होता है GM, जेनेटिकली मॉडिफाइड। क्या होगा? GM या जेनेटिकली मॉडिफाइड। और जेनेटिकली मॉडिफाइड में अगर बात करूं तो सबसे पहले किसका हुआ? अगर मैं फसल की बात करूं, ध्यान रखना कई चीजें आपसे पूछी जाती हैं। अगर हम फसल की बात करें तो कौन सी फसल है सबसे पहले? वो है तंबाकू। आनुवांशिक रूपांतरित फसल कौन सी है? तंबाकू है। दूसरी में अगर बात करूं फल कौन सा है, तो फल मैंने आपको बताया होगा। फल कौन सा है? पपीता। आनुवांशिक रूपांतरित फल कौन सा है? पपीता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं हमारे पास क्या आ गया? सब्जी आ गई। सब्जी, तो सब्जी कौन सी है? आनुवांशिक रूपांतरित सब्जी हो गई हमारी आलू। क्या हो गई? आलू। में 3-4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रथम आनुवांशिक रूपांतरित फसल तंबाकू है। प्रथम आनुवांशिक रूपांतरित फल तो कौन सा है? वो पपीता है। प्रथम आनुवांशिक रूपांतरित सब्जी कौन सी है? तो आलू है। और अगर मैं बात करूं सर्वाधिक आनुवांशिक रूपांतरित, सर्वाधिक उगाई जाने वाली, अगर हम बात करें सर्वाधिक उगाई जाने वाली आनुवांशिक रूपांतरित सब्जी कौन सी है? सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो वो है सोयाबीन। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा कौन सी आनुवांशिक रूपांतरित फसल उगाई जाती है? तो वो फसल है हमारी सोयाबीन। इतने सारे क्वेश्चन हमें बेसिक जो इंट्रोडक्शन है, हमारा सामान्य जो परिचय है आलू का, उससे हमें पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं आपको बता दूं, आलू के संदर्भ में दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो वैज्ञानिक नाम होगा इसका सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या होगा? सोलेनम ट्यूबरोसम। एक आपका होता है बैंगन। बैंगन में क्या आता है? सोलेनम मेलांजना। ध्यान रखना, बैंगन के नाम में क्या आता है? सोलेनम मेलांजना, और इसमें क्या आता है? सोलेनम ट्यूबरोसम आता है। अगर मैं कुल की बात करूं तो इसका कुल कौन सा है? इसका कुल होता है सोलेनेसी। अगर मैं उत्पत्ति की बात करूं तो कहां से हुई है? मैक्सिको, या मैं बात करूं पेरू, या मैं बात करूं तो दक्षिणी अमेरिका। सबसे ज्यादा जो उपयुक्त जगह है वो कौन सी है? वो दक्षिणी अमेरिका है। हमें कभी अगर सवाल पूछा जाता है कि आलू की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो फिर हमारा जवाब क्या होगा? दक्षिणी अमेरिका होगा। नेक्स्ट में अगर बात करूं इसके अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं? ध्यान रखना, आलू के अंदर जो गुणसूत्र की संख्या है वो कितनी होगी? 2n बराबर 48 होगी। अगर मैं फल प्रकार की बात करूं तो आलू का फल प्रकार क्या है? वही सरस या बेरी है। अगर मैं बात करूं आलू क्या है, तो आलू तने का रूपांतरण होता है।
आलू क्या है, किसी पादप का तना है और वो तना भोजन ग्रहण करके क्या हो जाता है, फूल जाता है। भोजन ग्रहण करके फूलेगा तो हम उसको क्या कहें, कंद। तो हम कह सकते हैं आलू क्या है, आलू एक तना कंद है। ध्यान रखना, आलू क्या है, आलू एक तना कंद है। नेक्स्ट में अगर बात करूं भारत में आलू की शुरुआत कब हुई, तो भारत में आलू की शुरुआत हुई वर्ष 1675 ईस्वी में। और कौन लेकर के आया इसको, पुर्तगाली लेकर के आए। आगे अगर मैं बात करूं CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, या मैं बात कहूं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, तो ये कहां स्थित है, ये स्थित है आपका कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश में। कहां स्थित है, कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। उसके बाद हमने क्या जाना, जो आलू है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको जनरली बोला जाता है गरीब की सब्जी। दूसरी अगर हम बात करें उसको क्या कहेंगे अपन, सब्जियों का राजा कहेंगे। तीसरी अगर हम बात करें क्या है, भारत में सबसे ज्यादा उत्पादित सब्जी है। भारत में सबसे ज्यादा किस सब्जी का उत्पादन होता है, तो आलू का होता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, ये प्रथम ट्रांसजेनिक सब्जी है, या अगर मैं बात कहूं तो प्रथम आनुवांशिक रूपांतरित सब्जी है। हमें डायरेक्टली सवाल यहां से पूछा जाता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं JM यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो हमारी प्रथम फसल है वो कौन सी है, तंबाकू है। प्रथम फल कौन सा है, पपीता है। प्रथम सब्जी कौन सी है, आलू है। और सर्वाधिक उगाई जाने वाली सब्जी कौन सी है, तो वो हमारी सोयाबीन है। ठीक है, ये हमारा कुछ सामान्य परिचय हो गया आलू से संबंधित। यहां तक मेरे हिसाब से सभी का क्लियर होगा। तो एक बार मुझे कमेंट करो ताकि मैं नेक्स्ट चलूं। महेंद्र नागर, कौन सब्जेक्ट है सर, और सब्जेक्ट नहीं पता चल रहा तुम्हें कौन सी, आलू टॉपिक चल रहा है? मोहित शर्मा, राम राम। गौरव, नगदी फसल है आलू, हाँ बिल्कुल गौरव। विशेष, सर अब अगली साल क्लास लेने आऊंगा, इसके बाद अगली साल। कोमल, मुस्कान, शिवराज, गौरव, क्लियर है सभी का? प्रिया, क्लियर है, ओके। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चले नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। जनरली अगर हम नेक्स्ट बात करें तो बहुत सारे प्रश्न जो हैं हमें आलू से बनते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भारत में सबसे ज्यादा आलू कहां पैदा होता है, जैसे अगर मैं भारत की बात करूं, भारत, तो भारत में सबसे ज्यादा आलू कहां होता है, तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे ज्यादा आलू भारत में कहां उगाया जाता है, भारत में सबसे ज्यादा आलू का जो उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश में होता है। वहीं अगर मैं बात करूं राजस्थान में सबसे ज्यादा आलू, ध्यान रखना अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में सबसे ज्यादा आलू का जो उत्पादन होता है वो कहां होता है, वो भरतपुर और धौलपुर में होता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा आलू उत्पादन कहां होगा, भरतपुर और धौलपुर में होता है। भारत में सबसे ज्यादा कहां हुआ, उत्तर प्रदेश में। और अगर हम राजस्थान में बात करें तो कहां होगा, भरतपुर और धौलपुर में होगा। और अगर हम विश्व की बात करें, विश्व में, तो विश्व में सबसे ज्यादा जो आलू का उत्पादन है वो कहां पर होता है, वो भारत में होता है। अगर हम विश्व में सबसे ज्यादा आलू उत्पादन की बात करें तो भारत में हो रहा है। भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में सबसे ज्यादा भरतपुर और धौलपुर में होता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं आलू की जलवायु, इंपोर्टेंट है, यहां से कई बार प्रश्न आया है, ध्यान रखना। अगर स्टूडेंट्स हम जलवायु की बात करें तो आलू कैसी जलवायु में उगाया जाता है, सबसे पहले तो अगर मैं जलवायु की बात करूं तो ठंडी जलवायु का पादप है। कैसी जलवायु में उगाया जाता है, ये हमेशा ठंडी जलवायु में उगाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो आलू है वो किस प्रकार की जलवायु का पादप है, वो ठंडी जलवायु का पादप है। अब हमें इसके बाद में जलवायु तो पूछ ली, टेम्परेचर भी पूछा जाएगा कि आलू की फसल के लिए उपयुक्त तापमान कितना आवश्यक है। अगर हम तापमान की बात करें तो टेम्परेचर कितना होगा, ये काफी इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। तापमान से बहुत सारे प्रश्न यहां से आते हैं। कितना टेम्परेचर चाहिए इसको, 15 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए, 15 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस। अब यहां भी हमें कुछ चीजें इंपोर्टेंट जाननी है। अगर मैं बात करूं आलू में अंकुरण की, ध्यान रखना, आलू में अंकुरण की अगर बात करूं तो आलू में अंकुरण के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, तो वो चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं आलू में वृद्धि के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, वृद्धि, तो वृद्धि के लिए कितना चाहिए, 15 डिग्री सेल्सियस। आलू में अंकुरण के लिए 25 डिग्री सेल्सियस, वृद्धि के लिए कितना चाहिए, 15 डिग्री सेल्सियस। और एक सबसे इंपोर्टेंट जो आपसे पूछा जाता है वो कौन सा है, ध्यान रखना, आपसे प्रश्न पूछाएगा आलू में कंद निर्माण के लिए कितना टेम्परेचर आवश्यक होता है। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं,
कंद निर्माण की बात करें तो कितना टेम्परेचर चाहिए, ध्यान रखना 18 डिग्री सेल्सियस। जेट 2017 के एग्जाम में पूछा गया है, 2021 एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया है कि आलू में कंद निर्माण के लिए आवश्यक टेम्परेचर कितना है, तो कितना होगा 18 डिग्री सेल्सियस। अगर 18 ऑप्शन में नहीं है, ध्यान रखना अगर 18 ऑप्शन में नहीं है तो कितना होगा 17 से लेकर के 19 डिग्री सेल्सियस। कई बार क्या होता है 18 ऑप्शन में नहीं मिलता, तो जब 18 अगर ऑप्शन में नहीं है तब हमारा आंसर क्या होगा, तब हमारा आंसर होगा 17 से लेकर के 19 डिग्री सेल्सियस। हम कह सकते हैं आलू का अंकुरण कितने टेम्परेचर पर होगा, अंकुरण होगा 25 पर, वृद्धि 15 डिग्री सेल्सियस पर, कंद निर्माण के लिए कितने चाहिए 18 डिग्री सेल्सियस चाहिए। एक प्रश्न में और पूछा जाता है कि आलू का जो कंद निर्माण है वो कितने टेम्परेचर पर रुक जाता है, यानी अगर मैं अधिकतम टेम्परेचर की बात करूं आलू के लिए, अधिकतम काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना इसकी बात कर रहे हैं हम, अधिकतम टेम्परेचर की बात करें तो कितना होगा 31 डिग्री सेल्सियस। अगर आलू में तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तो आलू में जो कंद का निर्माण है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल ही रुक जाता है, आलू में अंकुरण बिल्कुल भी नहीं होता। तो मैं प्रश्न पूछा जाएगा कि कितने टेम्परेचर पर आलू में कंद का निर्माण रुक जाता है, तो कितने टेम्परेचर पर 31 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आलू की फसल में कंद का जो निर्माण है वो रुक जाता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद अगर हम और भी बात करें इंपोर्टेंट कुछ चीजों के बारे में, चलिए जनरली देख लेते हैं। बहुत सारी चीजें हैं मैं आलू से पूछी जाती हैं। एक में प्रश्न पूछा जाएगा आलू के अंदर पाया जाने वाला जहरीला पदार्थ कौन सा है, जहरीला पदार्थ। अगर मैं जहरीला पदार्थ की बात करूं तो कौन सा है, वो है सोलेनिन। क्या है, सोलेनिन। आलू के अंदर कौन सा जहरीला पदार्थ होता है, तो आलू के अंदर सोलेनिन नामक जहरीला पदार्थ पाया जाता है। आपसे प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, प्रश्न पूछ लेगा कि आलू में सोलेनिन की संतुलित मात्रा कितनी है। क्या पूछेगा, आलू में सोलेनिन की संतुलित मात्रा, संतुलित मात्रा। अगर स्टूडेंट्स में संतुलित मात्रा की बात करूं तो कितनी होगी, वो 4 से लेकर के 6 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। अगर 100 ग्राम आलू में 4 से लेकर के 6 मिलीग्राम सोलेनिन है तो वो तो क्या मानी जाएगी, संतुलित मात्रा मानी जाएगी। इतनी मात्रा तो हर आलू के अंदर पाई जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी विषैली मात्रा कितनी होगी, विषैली, विषैली अगर मैं विषैली मात्रा की बात करूं तो ध्यान देना काफी इंपोर्टेंट है। जब इसकी मात्रा आलू में 20 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम से ज्यादा होगी, 20 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम से ज्यादा होगी तो वो आलू कैसा होगा, विषैला होगा। विषैला होने के साथ कैसा होगा, अनुपयोगी, यानी उस आलू का उपयोग हम नहीं करेंगे। कितनी मात्रा, विषैला स्तर कितना होगा, 20 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। नेक्स्ट में अगर बात करूं आलू में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, अगर हम विटामिन की बात करें, विटामिन मुख्यतः अगर मैं बात करूं तो मुख्यतः जो आलू में विटामिन होती है वो कौन सी है, विटामिन सी होगी, और उसके बाद दूसरी कौन सी होगी, विटामिन बी। जनरली हम कह सकते हैं आलू में एक तो विटामिन सी पाई जाती है और एक कौन सी पाई जाती है, विटामिन बी पाई जाती है। एक अगर मैं बात करूं आलू में अम्ल कौन सा पाया जाता है, अम्ल। वैसे तो आलू कैसी प्रकृति की सब्जी है, क्षारीय प्रकृति की, ध्यान रखना आलू किस प्रकृति की सब्जी है, क्षारीय प्रकृति की सब्जी है। लेकिन अगर मैं बात करूं आलू में तो अम्ल भी पाया जाता है, और वो अम्ल कौन सा है, वो अम्ल है सिट्रिक अम्ल। कौन सा है, सिट्रिक अम्ल। आलू और टमाटर, एक मैंने और बताया होगा आपको, आलू और दूसरी अगर मैं बात करूं तो टमाटर, दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दोनों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। हम कह सकते हैं कि आलू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा एक इंपोर्टेंट चीज और है, आलू में विटामिन सी के अलावा और सिट्रिक अम्ल के अलावा क्या क्या होता है, पोटेशियम व फास्फोरस तत्व भी पाए जाते हैं। आलू में सिट्रिक अम्ल, विटामिन सी और विटामिन बी के अलावा एक इंपोर्टेंट चीज क्या है, इसमें जो है आपका वो पोटेशियम और फास्फोरस तत्व भी पाए जाते हैं। एक अगर मैं बात करूं इसमें क्या पाई जाती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी बहुत होती है। क्या होती है इसमें, कार्बोहाइड्रेट। और आलू में जो कार्बोहाइड्रेट का संचित रूप है, ध्यान रखना काफी इंपोर्टेंट है, आलू में कार्बोहाइड्रेट का संचित रूप क्या है, स्टार्च। आलू में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है,
तो आलू में जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च के रूप में पाया जाता है। मैं डायरेक्टली सवाल पूछेगा कि आलू में कार्बोहाइड्रेट का संतुलित रूप क्या है, तो कौन सा होगा, स्टार्च के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछ लेगा आलू में विटामिन कौन सा, तो सी और बी। आलू में अम्ल कौन सा है, तो आलू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगर मैं बात करूं टमाटर में भी सिट्रिक अम्ल होता है और पोटेशियम और फास्फोरस तत्व भी इसके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं आलू की स्टूडेंट्स, तो आलू के लिए अगर हम मिट्टी की बात करें, मृदा तो जनरली आपको पता है उपयुक्त जो मृदा इसके लिए वो कैसी है, वो बलुई दोमट है। आलू की खेती कैसी मिट्टी में अच्छी की जाती है, तो जो बलुई दोमट मृदा होती है, बलुई दोमट मृदा में इसकी जो खेती है वो कैसी होती है, अच्छी होती है। इंपोर्टेंट चीज हमें आती है मृदा की पीएच से, ध्यान रखना काफी इंपोर्टेंट है। अगर मैं आलू के लिए मृदा के पीएच की बात करूं तो कितना होगा, 5.2 से लेकर के 7.5 तक। आलू की जो खेती है वो कितने पीएच तक की जा सकती है, वो 5.2 से लेकर के 7.5 पीएच मान तक आसानी से की जा सकती है। तो ये भी हमारी कुछ इंपोर्टेंट चीजें थी आलू के बारे में। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजों को। भारत में सबसे ज्यादा आलू कहाँ पैदा होता है, उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा आलू कहाँ होगा, तो भरतपुर और धौलपुर में होगा। वहीं अगर मैं विश्व में सबसे ज्यादा आलू की बात करूं तो कहाँ होता है, भारत में होता है। आलू किस प्रकार की जलवायु में उगाया जाता है, तो ठंडी जलवायु में। टेम्परेचर कितना होगा, 15 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर मैं अंकुरण की बात करूं तो 25 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं वृद्धि की बात करूं तो 15 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं कंद निर्माण की बात करूं तो 18 डिग्री सेल्सियस या 17 से लेकर के 19 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए जो अधिकतम तापमान होगा वो कितना होगा, वो होगा 31 डिग्री सेल्सियस। और भी मैं अगर बात करूं तो इसके अंदर जो जहरीला पदार्थ है वो कौन सा है, वो सोलेनिन है। और इसकी संतुलित मात्रा कितनी होती है, तो 4 से 6 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। इसकी जहरीली मात्रा कितनी होगी, 20 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। इसमें विटामिन कौन सी है, तो विटामिन सी और बी पाई जाती है। इसमें अम्ल कौन सा है, इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा सिट्रिक अम्ल कहाँ होता है, तो ये टमाटर में होता है। टमाटर और आलू दोनों की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, लेकिन टमाटर अम्लीय होता है। कौन सा तत्व होगा इसमें, पोटेशियम और फास्फोरस तत्व होगा। कार्बोहाइड्रेट इसमें स्टार्च के रूप में पाई जाती है। अगर मैं मृदा की बात करूं तो इसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए, बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए चाहिए। और अगर मैं बात करूं मृदा का पीएच मान, तो कितना उपयुक्त माना गया है, पीएच मान 5.2 से लेकर के 7.5 इसके लिए उपयुक्त माना गया है। तो ये हमारा कुछ और भी सामान्य चीजें हो गई जो आपको एग्जाम में लगातार पूछी जाती है। अब मुझे फटाफट से यस कमेंट करो अगर क्लियर है तो, ताकि हम नेक्स्ट चले। पंकज 22.5 क्या कमेंट कर रहे हो, और आपस में जो भी बातें चल रही हैं बिल्कुल शांति बनाए रखें, ये तुम्हारा काम नहीं है ये बात करने का। राहुल कुमार सैनी, सर टोमेटो में जो ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल होता है, हाँ वो भी होता है, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल तो होता है, उसके अलावा सिट्रिक अम्ल भी होता है, ध्यान रखना। पूर्ति क्लियर है, कोमल, शिवराज शर्मा, प्रिया, सभी का क्लियर है, गौरव, शाबाश। चलिए अब थोड़ा सा और नेक्स्ट चले अगले पॉइंट पर। तो आगे हमारी काफी इंपोर्टेंट चीजें और भी आती हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं बीज दर, और इंपोर्टेंट फैक्ट है हमारा बीज दर या सीड रेट। बीज दर, अगर स्टूडेंट्स हम बीज दर की बात करें तो जनरली में अगर कहूं तो इसके 3 प्रकार के कंद होते हैं। कंद की बुवाई की जाती है जिसमें आंख होती है। अब जैसे मान लो ये आलू है, आलू में आपने देखा होगा एक ऐसा भाग होता है जहां छोटी सी आंख होगी। एक आलू पर 3 से 4 आंख होती है, इस तरह से आंख होगी। ये जो आंख वाला पोर्शन है यही क्या करता है, स्प्राउट करता है, यहीं से क्या होता है, आलू में अंकुरण होता है। तो अगर हम आलू की बीज दर की बात करें तो कुछ इस तरह से आता है। जैसे अगर हमारे आलू कैसे हैं, बड़े आकार के हैं, बड़े आकार के हैं, तो उसकी जो बीज दर होगी वो कितनी होगी, 25 से लेकर के 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कितनी होगी, 25 से लेकर के 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होगी। वहीं अगर मैं बात करूं अगर कैसे हैं, मध्यम आकार के हैं, मध्यम आकार के आलू हैं, अगर आलू के कंद कैसे हैं, मध्यम आकार के, तो कितनी होगी, तो होगी 15 से लेकर के 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अगर मैं बात करूं आलू कैसे हैं, छोटे आकार के हैं, कैसे हैं, छोटे आकार के, तो ध्यान रखना छोटे आकार के जो आलू हैं उनकी बीज दर कितनी होती है, 10 से लेकर के 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कितनी होगी,
10 से लेकर के 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछेगा, एक तो पहला प्रश्न आपसे कैसे पूछाएगा कि आलू की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है, तब उस कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 25 से लेकर के 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अगर हमें डायरेक्टली सवाल ऐसे पूछा गया कि आलू की प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है तो कितनी होगी, 25 से लेकर के 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अगर हमें प्रश्न पूछा गया कि मध्यम आकार के आलू की बीज दर कितनी होगी, छोटे आकार के आलू की बीज दर कितनी होगी, तो कितनी होगी, 10 से 12 और 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होगी। अगर मैं बड़े आकार के आलू की बात करूं तो कुछ इंपोर्टेंट चीजें भी यहां से पूछी जाती है। जो बड़े आकार के आलू होते हैं इनका वजन कितना होता है, 30 से लेकर के 40 ग्राम होता है। बड़े आकार के जो आलू होंगे इनका वजन कितना होगा, 30 से लेकर के 40 ग्राम होगा। और अगर मैं इनके आकार की बात करूं कितना होगा, 3 से लेकर के 4 सेंटीमीटर इनका आकार कितना होता है, इनका आकार 3 से लेकर के 4 सेंटीमीटर होता है। वहीं अगर मैं छोटे आकार के आलू की बात करूं, छोटे आकार के जो आलू हैं, छोटे आकार के आलू, इनका जो वजन होता है, इनका जो वजन होगा वो कितना होगा, 15 से लेकर के 20 ग्राम होगा। और इनका जो आकार है, आकार वो कितना होगा, 1 से लेकर के 2 सेंटीमीटर। हम बोलते हैं ना छोटे छोटे आलू होते हैं जिन्हें गुल्ली बोलते हैं, गुल्ली गुल्ला पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते होंगे, बहुत छोटे आकार के होते हैं, तो वो होते हैं। उनकी बीज दर कितनी होगी, छोटे आकार की 10 से लेकर के 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होगी। उनका वजन 15 से 20 ग्राम और आकार कितना होगा, 1 से लेकर के 2 सेंटीमीटर। बड़े आकार के आलू का वजन कितना होगा, 30 से लेकर के 40 ग्राम और इनका आकार कितना होगा, 3 से लेकर के 4 सेंटीमीटर होगा। ये तो इसकी सामान्य बीज दर हो गई। एक अगर मैं बात करूं, एक इसमें विधि आती है, ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है, टीपीएस। टीपीएस, अब टीपीएस में एक तो आपको पहले पूछेगा पूरा नाम कि टीपीएस का पूरा नाम क्या है। अगर हम टीपीएस के पूरे नाम की बात करें, सबसे पहले राहुल कुमार, हाँ आपस में बातें करो तुम, पहले एक दूसरे को देखो कौन कहां कब आ रहा है, पढ़ाई पे ध्यान मत देना कुछ भी है। चलिए अगर मैं टीपीएस की बात करूं, अब टीपीएस का पूरा नाम क्या होगा, इसको बोलेंगे हम ट्रू पोटैटो पोटैटो सीड। क्या बोला जाता है, ट्रू पोटैटो सीड बोला जाता है। यानी अगर मैं बात में इसको क्या बोला जाता है, सत्य आलू बीज। क्या बोला जाता है, सत्य आलू बीज, सत्य आलू बीज। अब सत्य आलू बीज विधि का आविष्कार किसने किया, पहला क्वेश्चन तो में ये आएगा। अगर मैं इस विधि के आविष्कार की बात करूं, आविष्कार, तो ध्यान रखना इसका आविष्कार किसने किया, डॉक्टर पुष्कर नाथ ने। किसने किया, डॉक्टर पुष्कर नाथ ने किया। ट्रू पोटैटो सीड टेक्निक है, इसका विकास किसने किया, डॉक्टर पुष्कर नाथ ने किया। दूसरा प्रश्न में पूछा जाता है कि इसमें आलू की जो बीज दर है वो कितनी ली जाती है, बीज दर कितनी ली जाती है। अगर हम इसमें आलू की बीज दर की बात करें तो कितनी लेते हैं, वो हम लेंगे 150 से लेकर के 200 ग्राम। कितनी लेंगे, 150 से लेकर के 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर। आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा कि टीपीएस पद्धति में आलू की बीज दर कितनी होती है। अगर हम टीपीएस पद्धति की बात करें तो आलू की बीज दर कितनी होगी, 150 से लेकर के 200 ग्राम होती है। वहीं अगर मैं बात करूं टीपीएस विधि का आविष्कार किसने किया, डॉक्टर पुष्कर नाथ ने किया। टीपीएस का पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम होगा ट्रू पोटैटो सीड। क्या होगा, ट्रू पोटैटो सीड होगा। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, सत्य आलू बीज कहते हैं। और अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये वायरस मुक्त विधि है। ये आलू तैयार करने की क्या है, ये वायरस मुक्त विधि है। आपसे प्रश्न भी पूछाएगा कि आलू तैयार करने की वायरस मुक्त विधि कौन सी है। अगर हम वायरस मुक्त विधि की बात करें तो कौन सी विधि है, वो ट्रू पोटैटो सीड है। क्या है, ट्रू पोटैटो सीड क्या है, आलू तैयार करने की वायरस मुक्त विधि है। अब ये होती क्या है, जनरली मैं आपको बता दूं। एक तो हमारे पास आलू के कंद होते हैं, उन कंदों से हम क्या करते हैं, आलू की बुवाई करते हैं। तो वो बीज दर कितनी होती है, वो बीज दर होगी हमारी 25 से लेकर के 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। एक क्या होगा, जैसे मान लो हमारा आलू का ये पौधा है, ठीक है, नीचे इसमें आलू है, ये जड़ों में, ठीक है, नीचे इसमें ऐसे आलू लगे हुए हैं और ऊपर क्या है, इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है। ये एक तो हम क्या करते हैं, ये वाले जो आलू होते हैं इन वाले आलूओं की बीज के रूप में बुवाई कर देते हैं। दूसरा हम क्या करेंगे,
एक हम इस जो पूरा पौधा है हमारा ऊपर वाला, इसको बढ़ने देते हैं। आप इस पौधे को बढ़ने दो, इस पौधे में क्या लगेंगी, छोटी छोटी फलियां, उन फलियों में क्या आएंगे, बीज आएंगे। तो जब आप इनसे बीजोत्पादन करोगे, जैसे हम गेहूं के बीज लेते हैं, जौ के बीज लेते हैं, धान के बीज लेते हैं, ऐसे बीज लेते हैं ना, ऐसे ही अगर हम आलू के ऊपरी भाग से बीज लेकर के बुआई करें तो ये विधि क्या कहलाएगी, ये विधि कहलाएगी टीपीएस, ट्रू पोटैटो सीड। यानी अगर हम ट्रू पोटैटो सीड की बात करें तो आपको पता चल गया, जब हम आलू के वानस्पतिक भाग से बीज उत्पादन करते हैं, जब हम आलू के वानस्पतिक भाग से बीज उत्पादन करते हैं, तो वानस्पतिक भाग से बीज उत्पादन करके नए पौधे तैयार करते हैं, आलू की बुवाई करते हैं, वो विधि क्या है, वो विधि है हमारी टीपीएस, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू पोटैटो सीड टेक्निक बोलते हैं। क्या बोला जाएगा, ट्रू पोटैटो सीड टेक्निक, सत्य आलू बीज की बुवाई बोला जाता है। ठीक है भाई। पंकज, ट्रू पोटैटो सीड बिल्कुल सही है। पूजा, सर लेट नहीं आ रही, हमारे लाइट नहीं आ रही, लेट नहीं होता है, वो लाइट होती है। इतनी इंग्लिश तो पहले दूसरी क्लास के बच्चों को आती है। चलिए कोई बात नहीं, लाइट नहीं आ रही तो हमारे यहाँ भी नहीं आ रही, इन्वर्टर से चल रहा है सारे सिस्टम। अब देखो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये तो बीज दर की बात हो गई, आगे हमारा पॉइंट आता है बुवाई। बुवाई, और काफी इंपोर्टेंट है बुवाई की अगर हम बात करें, बुवाई। चलिए, एक प्रश्न तो में जनरली प्रश्न पूछा जाता है कि आलू की अगैती बुवाई कब की जाती है। ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट चीजें पूछी जाती हैं आलू से, सबसे इंपोर्टेंट फसल है। अगर मैं अगैती बुवाई की बात करूं आलू की, तो कब करते हैं, ये तो हम करते हैं सितंबर में। कब करते हैं, सितंबर में करते हैं। दूसरी में अगर बात करूं आलू की जो सामान्य बुवाई है, प्रचलित जो विधि है सामान्य, वो कब की जाती है, तो वो की जाती है अक्टूबर में। कब की जाती है, अक्टूबर में की जाती है। अगर मैं आलू की पछेती बुवाई की बात करूं, पछेती, तो वो कब की जाती है, वो की जाती है नवंबर दिसंबर में। कब की जाती है, नवंबर दिसंबर में की जाती है। और एक सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, आपसे प्रश्न पूछा था कि आलू की पहाड़ी क्षेत्र में बुवाई कब की जाती है, पहाड़ी क्षेत्र। तो ध्यान रखना, जब हम पहाड़ी क्षेत्र की बात करते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में बुवाई कब होती है, वो होती है फरवरी में। कब होती है, फरवरी में। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में आलू की बुवाई किस समय की जाती है। तो ध्यान रखना, अगर हम पहाड़ी क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो पहाड़ी क्षेत्र में जो आलू की बुवाई होगी वो कौन से समय होगी, पहाड़ी क्षेत्र में फरवरी के महीने में होती है। पछेती बुवाई कब होती है इसकी, पछेती बुवाई नवंबर और दिसंबर में होगी। इसकी सामान्य बुवाई कब की जाती है, तो अक्टूबर के महीने में की जाती है। इसकी अगर हम अगैती बुवाई की बात करें तो कब होती है, सितंबर के महीने में होती है। डायरेक्टली आपको प्रश्न पूछा जाता है कि आलू की सामान्य बुवाई का उपयुक्त समय है, तो सामान्य बुवाई कब होगी, अक्टूबर में होगी। आपसे प्रश्न पूछ लेगा पहाड़ी क्षेत्रों में आलू की बुवाई किस समय की जाती है, तो ध्यान रखना, अगर हम पहाड़ी क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो कब की जाती है, फरवरी के महीने में की जाती है। ठीक है। इसके बाद हमें कुछ विधियां भी आती हैं। जैसे मैं अगर बात करूं आलू में, तो बुवाई की विधियां हैं, वो विधियां कौन कौन सी हैं, विधियां, एक तो मैं अगर बात करूं, हम क्या करते हैं, आलू की समतल बुवाई करते हैं। किसमें करते हैं, समतल। एक तो समतल बुवाई होगी, एक होगा समतल क्षेत्र में मिट्टी चढ़ाना। समतल क्षेत्र में क्या कर देते हैं, मिट्टी चढ़ा देते हैं, मिट्टी चढ़ाना। एक हम किस में बुवाई करते हैं, एक हम बुवाई करते हैं मेड़ पर, जैसे गेहूं की मेड़ पर कर देते हैं, मेड़ पर बुवाई। और एक किसके द्वारा की जाती है, एक की जाती है प्लांटर द्वारा। किसके द्वारा, प्लांटर द्वारा। और आलू की बुवाई जिस प्लांटर के द्वारा होती है उसे क्या बोला जाता है, उसे हम जनरली बोलते हैं पोटैटो प्लांटर। आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा कि आलू की बुवाई किस यंत्र या मशीन के द्वारा की जाती है, तो पोटैटो प्लांटर के द्वारा की जाती है। अगर मैं बात करूं दूसरा मक्का की बुवाई, मक्का की बुवाई किसके द्वारा करते हैं, तो मेज प्लांटर के द्वारा करते हैं। ध्यान रखना, दोनों में प्लांटर यूज होते हैं, मक्का में मेज प्लांटर के द्वारा करते हैं, और अगर हम आलू की बात करें तो आलू में हम किसके द्वारा कर रहे हैं, पोटैटो प्लांटर के द्वारा कर रहे हैं। अब कुछ इंपोर्टेंट चीजें जो हमें आती है, यहां से हमें प्रश्न पूछा जाता है कि समतल बुवाई कितनी दूरी पर होती है। ध्यान रखना, समतल बुवाई जो होगी वो कितनी होगी, वो 45 सेंटीमीटर की दूरी पर की जाती है। कितनी दूरी पर होगी, 45 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। वहीं अगर मैं समतल मिट्टी चढ़ाने की बात करूं कितनी दूरी पर होती है,
ये 60 सेंटीमीटर दूरी पर होती है। कितनी? 60 सेंटीमीटर होगी। वहीं अगर मैं मेड़ पर आलू की बुवाई की बात करूं तो ये जो होती है वो 25 सेंटीमीटर दूरी पर की जाती है। मेड़ पर जो आलू की बुवाई है वो कितनी दूरी पर करते हैं? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं। अगर मैं प्लांटर द्वारा आलू की बुवाई की बात करूं तो ये 60 से लेकर के 90 सेंटीमीटर की दूरी पर की जाती है। प्लांटर के द्वारा जो आलू की बुवाई होगी वो कितनी दूरी पर होगी? वो 60 से लेकर के 90 सेंटीमीटर की दूरी पर की जाती है। 60 से 90 नहीं, 45 से 60, सॉरी, ये 45 से 60 है। 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर जो आलू की बुवाई की जाती है। ठीक है, यह आपकी आलू की बुवाई की विधियां हो गई। आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि निम्न से आलू की बुवाई की विधि है, तो 4 विधियां होती हैं। एक समतल बुवाई, समतल क्षेत्र में मिट्टी चढ़ाना, दूसरा मेड़ पर बुवाई, और तीसरा चौथा प्लांटर द्वारा बुवाई। प्रश्न पूछा जाएगा समतल क्षेत्र में आलू की बुवाई कितनी दूरी पर करते हैं, तो कितनी दूरी पर की जाएगी? 45 सेंटीमीटर की दूरी पर की जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूं समतल क्षेत्र में मिट्टी चढ़ाने के द्वारा 60, मेड़ पर 25 और प्लांटर के द्वारा 45 से लेकर के 60 सेंटीमीटर की दूरी पर आलू की जो बुवाई है वो की जाती है। अगर मैं आलू की बुवाई की गहराई की बात करूं, ध्यान रखना काफी इंपोर्टेंट है, आलू की बुवाई कितनी गहराई में की जाती है, तो गहराई कितनी होगी? 8 से लेकर के 10 सेंटीमीटर। आलू की बुवाई जो कितनी गहराई में की जाती है? 8 से लेकर के 10 सेंटीमीटर की गहराई में की जाती है। जैसे अगर हम मेड़ बनाते हैं इस तरीके की ऊंची, इस तरह से हम क्या बनाते हैं, खेत में मेड़ ऊंची बनाते हैं। मान लो हमने ये बेड बनाया खेत में ऊंचा, ये बेड बनाया, अब इस बेड में यहां लगाएंगे आलू, यहां कितनी गहराई पर? गहराई कितनी होगी? वो गहराई होगी इसकी 8 से लेकर के 10 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि आलू की जो बुवाई है वो कितनी गहराई पर होती है? 8 से लेकर के 10 सेंटीमीटर की गहराई पर होती है। ठीक है, तो ये आलू के संदर्भ में हमारी बहुत सारी बातें हो गई, मेरे हिसाब से क्लियर हो गए यहां तक सभी का। पोटैटो प्लांटर बिल्कुल सही है। प्रिया सर प्लांटर में टीपीएस डालते हैं या खाद? जो टीपीएस है वो अलग है, टीपीएस विधि के द्वारा जो बुवाई होती है वो अलग है, और जो प्लांटर के द्वारा होती है वो अलग है। ठीक है, हम यहाँ जो बात करें कंद की बुवाई की बात करें, जो ये वाली बीजर ली है ना हमने, इस वाली बीजर की बात करें यहाँ पे। यहां तक क्लियर है सभी का आलू से संबंधित? पूर्ति, हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा, अभी तो आज 1 साल है? कोमल, चलिए आज के लिए इतना काफी है, आज पेन डाउन करते हैं यहीं पे। बाकी नेक्स्ट जो आगे की अभी तो बहुत सारी चीजें बची हुई हैं आलू में। आलू बहुत बड़ा टॉपिक है और हर साल प्रश्न आता है किसी भी एग्जाम में आप जाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ से आगे जैसे हम इसमें खाद और ओवर भी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। कुछ आलू के अंदर हमारी क्रियाएं भी होती हैं जो हमें पूछी जाती हैं, तो उन क्रियाओं के बारे में बात करेंगे। इसमें खरपतवार नियंत्रण बहुत इंपोर्टेंट है, हमें पूछा जाता है। इसमें बीजोपचार हमें पूछा जाता है, अभी हमने बीजोपचार नहीं पढ़ा है, बीजोपचार भी इसमें काफी इंपोर्टेंट है। इसके रोग भी काफी इंपोर्टेंट है, तो रोगों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो बाकी जो इसके नेक्स्ट जो बात है वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। विशेष मिलते हैं अगले साल 2025 में। हाँ बिल्कुल 2025 में मिलेंगे। कल की छुट्टी रहेगी आपकी क्लास, सभी क्लासेस की, ध्यान रखना। परसों मिलेंगे अपन। राहुल कुमार सैनी सर प्रोमेटो और बोमेटो की सीड भी मिलते हैं क्या? देखो पोमेटो और ब्रोमेटो का क्या है, अभी इजराइल की एक कंपनी है, इजराइल की एक कंपनी ने पेटेंट करा रखा है। तो कोई अगर बीज उगाना चाहता है तो वो इजराइल की कंपनी से ही खरीद सकता है, और वो इंडिया में अभी उसको परमिशन नहीं है उगाने की, तो इंडिया में अभी नहीं उगाया जाएगा। पंकज सिंह आगे का क्या करेगा? आगे का अगली साल पढ़ेंगे, बिल्कुल सही है, राइट। आगे जो बात करेंगे वो अगली साल करेंगे। पूर्ति भाई सिस्टर सबको हैप्पी न्यू ईयर। पूर्ति के सब हैप्पी न्यू ईयर ले लो भाई, वरना कमेंट करके भर देगी लड़की। प्रिया सर कल क्लास, कल नहीं है, कल की छुट्टी रहेगी, कल सभी क्लासेस ऑफ हैं। गौरव, शिवराज हैप्पी न्यू ईयर सभी को। चलो मेरी तरफ से भी सभी को हैप्पी न्यू ईयर। पंकज अभी किस्म नहीं बची है, अभी तो बहुत सारी चीजें बची है, ये नेक्स्ट अगली साल में बात करेंगे अब हम। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो भी पूछ सकते हो, बाकी नेक्स्ट चलते हैं। बहुत सारी चीजों के बारे में हमने आज बात कर ली, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई वो पोमेटो और ब्रोमेटो, काफी इंपोर्टेंट है वो।
प्रियंका मेहरा। चलिए सभी को हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक यू। कल की छुट्टी रहेगी, ध्यान रखना, ठीक है। गुड नाइट। हेलो, क्या इशू है?